नमस्कार, स्वागत है आपका विवर्ण हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की इस क्लास में अपनों ने पढ़े थे प्रभावित करने वाले कारक, किसको? बाल विकास को। तो देखिए, अपन रीट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो रीट के सिलेबस में बाल विकास चलता है। तो बाल विकास में अपन क्या पढ़ रहे हैं? बाल विकास से सामान्य अध्ययन कर रहे थे अपन। बाल विकास से संबंधित अर्थ देखा, परिभाषा देखी, उसके विभिन्न क्षेत्रों को अपनों ने देखा। और उसके बाद अपनों ने पिछली क्लास में पढ़े थे बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। और उन कारकों में जो बहुत से कारक थे, उनमें भी अपनों ने जो ग्रंथियों का प्रभाव था उसको अपनों ने बहुत ही अच्छे से समझा था, महत्वपूर्ण था। और इसके साथ साथ जो आपके सिलेबस के अनुसार यदि देखा जाए तो उसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में भी वंशानुक्रम व वातावरण, इन दोनों को अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यानी इन दोनों का अध्ययन अपने को बहुत अच्छे से करना है। किसका? वंशानुक्रम व वातावरण का। तो जब अपन प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि अपन वंशानुक्रम व वातावरण का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, परंतु बाद में। तो अब अपन करने जा रहे हैं, सामान्यतः अपनों ने मोटे तौर पर विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उनको समझ लिया है। अब अपन बात करते हैं वंशानुक्रम की। तो वंशानुक्रम के बारे में अपन विस्तृत जानकारी देंगे कि बालक को जो वंशानुक्रम है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि वंशानुक्रम है क्या। देखिए, पूर्वजों के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। वे ही क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं, या वंशानुगत भी कह देते हैं। वंशानुक्रम कहलाते हैं। ये तो है इसका सामान्य अर्थ कि वंशानुक्रम कहते किसे हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी गुण का हस्तांतरण हो रहा है, या पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई गुण जा रहा है, उसे ही अपन क्या कह देते हैं? वंशानुक्रम कह देते हैं। यानी एक वंश से दूसरे वंश में जाना, तो वंश का अनुक्रम हो जाता है। ठीक है, देखिए ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, वंश, अनु और क्रम। क्रम अपन जानते ही हैं, निरंतरता। अनु का मतलब होता है पीछे, और वंश होता ही है, यानी जो पीछे का वंश या पीढ़ी है, पीछे की पीढ़ी में क्रमानुसार जो गुण हस्तांतरित होते रहते हैं, स्वतः चले जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है। तो विभिन्न विद्वानों की अपन यहाँ पर परिभाषाएं देखने वाले हैं। तो उन परिभाषाओं में यदि अपन बात करें डिंकमेयर की, तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के मत देखेंगे कि उन्होंने वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं डिंकमेयर को। तो डिंकमेयर ने इस संबंध में क्या कहा है? डिंकमेयर ने यूं कहा है कि वंशानुगत, यहां पर इन्होंने वंशानुक्रम नहीं लिखा है, वंशानुगत वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म से ही उपस्थित रहती है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम या बाल विकास लिखें, बाल विकास। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ जगह पर प्राणी नाम आया है, तो अपन यहां पर प्राणी भी लिखेंगे। प्राणी आ जाए या चाहे बाल आ जाए, तो प्राणी के विकास में वंशानुक्रम प्रमुख निर्धारक
तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करता है। ये डिंकमेयर के अनुसार वंशानुक्रम का अर्थ है। क्या कह रहे हैं ये सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताएं हैं। पहली बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है, वंशानुगत वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म से उपस्थित रहती है। तो यहाँ पर निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ इतना सा निकलता है इन दोनों लाइनों का कि वंशानुगत है या वंशानुक्रम है वो जन्मजात विशेषताएं हैं। अब जन्मजात विशेषताएं हैं तो जाहिर सी बात है अपने अंदर जन्म से ही होगी, जन्म से ही विद्यमान होगी। और उसके बाद की यदि अपन बात करें तो इन्होंने यूं कहा है कि प्राणी के विकास में, कोई भी प्राणी है, कोई भी बालक है, उसके विकास में वंशानुक्रम प्रमुख निर्धारक तत्व है। यानी प्राणी के विकास को निर्धारित कौन करता है? वंशानुक्रम करता है। कैसे? यदि अपन इस चीज को समझे तो देखिए, बुद्धि हमें जन्म से प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बालक प्रतिभाशाली है तो वो अपना आईक्यू लेवल जन्म से ही लेकर आता है, अपनी बुद्धि लब्धि जन्म से ही लेकर आया है। कोई बालक यदि जड़ बुद्धि है तो वो भी अपनी वो बुद्धि लब्धि जन्म से ही लेकर आया है। अब ये बुद्धि हमारी, अब एक बालक जो प्रतिभाशाली है वो बहुत आगे जाता है, ये सामान्य से पिछड़ जाता है। तो यहाँ पर यदि कोई बालक पिछड़ रहा है, कोई बालक आगे जा रहा है, तो इसका निर्धारण कौन कर रहा है? वंशानुक्रम कर रहा है। ये बात कह कौन रहा है? डिंकमेयर कहते हैं। तो डिंकमेयर यूं कहते हैं कि प्राणी के विकास में वंशानुक्रम प्रमुख निर्धारक तत्व है। दूसरी बात, पहली बात तो क्या? जन्मजात विशेषता। दूसरी बात वंशानुक्रम है वो प्रमुख निर्धारक तत्व है। किसका? विकास का। उसके बाद इन्होंने यूं कहा है कि ये निर्धारक तत्व होने के कारण बालक के मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करता है। अब ये क्या चीज है? कुछ बालक है वो जन्म से ही क्रोधी होते हैं। तो आपने कई जगह पर ऐसे सुना होगा, बाप पर गए हुए कितना गुस्सा कर रहा है। मतलब ये भी वंशानुक्रम से आता है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हम में जन्मजात होते हैं, जन्म से ही हमें प्राप्त होते हैं, हमारी पीढ़ियों से हमें मिलते हैं। तो इसलिए वो जो स्वभाव है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वो भी वंशानुक्रम के द्वारा नियंत्रित होता है। जीवन चक्र की गति को अपन इसी उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जीवन चक्र की गति यानी जीवन चक्र किस और मोड़ लेगा उसको भी वंशानुक्रम है वो नियंत्रित करता है। जैसे एक बालक प्रतिभाशाली है तो उसकी प्रतिभा का भी नियंत्रण कौन कर रहा है? ये वंशानुक्रम कर रहा है, क्योंकि बुद्धि लब्धि किसके हाथ में है? वंशानुक्रम में। यदि कोई बालक जड़ बुद्धि है यानी सामान्य बालकों से वो पिछड़ रहा है तो इसका मतलब भी उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? वंशानुक्रम कर रहा है। कैसे? क्योंकि बुद्धि तो वहीं से आ रही है। तो इसलिए जो डिंकमेयर है उनकी परिभाषा के 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो ये जन्मजात विशेषताएं हैं, दूसरा ये विकास का निर्धारक तत्व है, तीसरा ये मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको उतार लीजिए और डिंकमेयर में जन्मजात निर्धारक मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति, इन 4 शब्दों को याद कर लीजिए। सामान्यतः यदि परिभाषा पूछी जाएगी तो इन्हीं में से पूछी जाएगी और आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली परिभाषा की तरफ और अगली परिभाषा को देखते हैं। हाँ, वंशानुक्रम वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म से उपस्थित रहती है।
प्राणी के विकास में वंशानुक्रम प्रमुख निर्धारक तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करता है। ये तो कहा किसने? डिंकमेयर ने। उसके बाद अपन देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा यदि अपन देखें तो डगल्स व हॉलैंड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है वंशानुक्रम के बारे में? इन्होंने अपनी परिभाषा शुरू की है माता पिता अन्य पूर्वज तथा माता पिता अन्य पूर्वज तथा प्रजाति से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं विशेषताएं क्रियाएं ही व्यक्ति का वंशानुक्रम कहलाती है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने यूं कहा है कि माता पिता अन्य पूर्वज या प्रजाति इनसे प्राप्त जो भी चीज हमारे पास है वो सभी की सभी क्या है? वंशानुक्रम है। बस इतनी सी बात है। इन्होंने यूं कहा है कि चाहे हमारे माता पिता से हमने कुछ लिया हो, चाहे हमारे पूर्वजों से कुछ लिया हो, चाहे हमारी प्रजाति से हमने कुछ लिया हो, परंतु क्या अब इसमें संपत्ति नहीं आएगी। धन संपदा भी अपन लेते हैं परंतु संपदा नहीं आएगी। ये सामान्यतः क्या आएगी? शारीरिक रचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, यानी कुछ ऐसी स्पेशल क्रियाएं होती हैं, ऐसी विशेषताएं होती है, शारीरिक रचना होती है। सामान्यतः आपने कहीं देखा होगा कि यदि कुछ माता पिता में कोई विकलांगता होती है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक कमी होती है या रोग होता है, तो वो भी बालक में आ जाता है। तो वहां पर शारीरिक रचना, विशेषता व क्रिया सारी की सारी चीजें आ जाती है। ये बात किसने कही है? डगल्स व हॉलैंड ने कही है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। डगल्स व हॉलैंड ने क्या कहा है कि माता पिता अन्य पूर्वज तथा प्रजाति से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं ही व्यक्ति का वंशानुक्रम कहलाती है। कहीं कहीं यदि इस प्रकार से मिल जाए कि ये व्यक्ति के वंशानुक्रम में सम्मिलित होती है तो भी ये परिभाषा किसकी रहेगी? डगल्स व हॉलैंड की रहेगी। दोनों ही प्रकार की शब्दावली इसमें मिलती है। उसके बाद यदि अपन बात करें अगले वैज्ञानिक की, तो अगले वैज्ञानिक ने कहा है आगे अपन बात करते हैं H.A. पीटरसन की। H.A. पीटरसन, इन्होंने वंशानुक्रम के संबंध में क्या कहा है? पीटरसन ने यूं कहा है कि वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है बालक में नहीं, इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है माता पिता द्वारा
संतान में पूर्वजों के जो कुछ गुण आ जाते हैं वे ही वंशानुक्रम कहलाते हैं। वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार से? माता पिता द्वारा संतान में पूर्वजों के जो कुछ गुण आ जाते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। अब ये कैसे होगा? देखिए, माता व पिता द्वारा संतान में, अब देखिए पूर्वज का मतलब इनके माता पिता। अब इनके माता पिता और इनके माता पिता, इनके माता पिता का के जो गुण है वो इनमें आए, और इनके जो माता पिता है उनके गुण किस में आए? इनमें आए। अब इन दोनों के गुण किस में आए? इस संतान में आए। तो इसलिए माता पिता के माध्यम से संतान में पूर्वजों के कुछ गुण आ जाते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। ये बात किसने कही है? पीटरसन ने कही है। तो पीटरसन ने क्या कहा है? अपनों ने पहली बात तो पढ़ी थी डिंकमेयर की। डिंकमेयर ने क्या कहा? डिंकमेयर ने तो यूं कहा कि पहली बात तो ये जन्मजात विशेषता है, दूसरी बात ये है वो निर्धारक तत्व है, और तीसरी बात किसके निर्धारक तत्व है या किसको नियंत्रित करते हैं? मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति को। दूसरी परिभाषा अपनों ने किसकी देखी? दूसरी परिभाषा की माता पिता पूर्वज प्रजाति से जो भी हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। ये बात डगल्स व हॉलैंड ने कही। पीटरसन ने यूं कहा कि माता पिता द्वारा संतान में पूर्वजों के जो गुण आ जाते हैं, यानी इन्होंने पूर्वजों को और माता पिता को सीधा इस प्रकार से जोड़ा है। यानी इस स्ट्रक्चर को याद रख लो, पूर्वज, माता पिता और संतान, वहीं पर ये परिभाषा आपकी क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस परिभाषा का भी, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली परिभाषा की तरफ। तो यहाँ पर अपनों ने 3 परिभाषाएं देखी हैं, पीटरसन की, डगल्स व हॉलैंड की, डिंकमेयर की। अब अपन अगली परिभाषा देखने जा रहे हैं। अगली परिभाषा किसकी है? तो देखिए, सामान्यतः इनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही सरल मानी जाती है, और बिल्कुल कम शब्दों में और पूरी बातें इनके द्वारा कही गई है। इन्होंने क्या कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है, सीधी सी बात, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। सीधी सी परिभाषा, बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। क्या? माता पिता की विशेषताओं, माता पिता, इन्होंने न पूर्वजों को शामिल किया न प्रजाति को। क्यों? क्योंकि सामान्यतः वाहक तो यही है, यानी संतान में तो इन्हीं के द्वारा ही गुण आने वाले हैं। तो इन्होंने सीधी की सीधी बात सिर्फ इतनी सी कह दी कि माता पिता की जो भी विशेषताएं हैं, अब उनमें जो कोई भी विशेषता हो, चाहे पूर्वजों से आई हो चाहे प्रजाति से आई हो, बात तो उन्हीं की विशेषताओं की होगी। तो इन्होंने है वो किसी भी अन्य चीजों का या किसी भी अन्य विशेषता का, किसी भी अन्य तत्व का नाम नहीं लेते हुए सीधा सीधा कहा है कि माता पिता की विशेषताओं का यदि संतान में हस्तांतरण हो रहा है तो वो क्या है? वंशानुक्रम है। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सरल सी और बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगली परिभाषा की तरफ। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही क्या है? वंशानुक्रम है।
अगली परिभाषा यदि अपन देखें तो अपन बात कर सकते हैं वुडवर्थ की। इनकी परिभाषा भी बहुत अच्छी मानी जाती है, परंतु थोड़ी सी विस्तृत है, थोड़ी सी बड़ी है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने यूं कहा है कि वंशानुक्रम में वे बातें निहित होती है जो बालक में जन्म के समय उपस्थित रहती है। पहली बात तो ये कही कि वंशानुक्रम में वे बातें निहित है, वे बातें आ जाती है जो बालक में जन्म के समय उपस्थित रहती है। यानी जन्म के समय उसमें जो जो विशेषताएं हैं, जो जो गुण हैं, वो सारे के सारे कहां से लिए? उसने वंशानुक्रम से लिए हैं। यानी वो सारी की सारी बातें किस में निहित है? वंशानुक्रम में। दूसरी बात इन्होंने कही है कि इनका विकास, यानी बालक में इन गुणों का विकास जन्म के समय ही नहीं, कब से? जन्म से 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय ही आ जाती है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। देखिए, वुडवर्थ ने जो बात कही है वो पूरी की पूरी क्लियर कर दी है। इन्होंने कहा है, पहली बात तो कि वंशानुक्रम क्या है? बालक में जन्म के समय जो उपस्थित विशेषताएं हैं वो ही क्या है? वंशानुक्रम है। अब ये जो जन्म के समय जो उपस्थित विशेषताएं हैं वो बालक में आती कब से है? कहां से आती है? तो वो कब से आती है? गर्भाधान के समय से ही बालक में पैदा हो जाती है। अगर पैदा हो जाए या आ जाए, कोई भी शब्द परिवर्तित कर दिया जाए, परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने 2 बातें कही है। एक तो कि बालक में जन्म के समय ही उपस्थित रहती है, और दूसरी बात ये विशेषताएं है वो बालक में जन्म से 9 माह है, लगभग, यहां पर भाई लगभग 9 माह है, लगभग, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने क्यों कहा है कि बालक में जन्म के समय ही कुछ विशेषताएं उपस्थित रहती है। ये जन्म से 9 माह पूर्व, लगभग 9 माह पूर्व ही गर्भाधान के समय बालक में आ जाती है, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली परिभाषा की तरफ। अगली परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर वुडवर्थ की परिभाषा, वंशानुक्रम में वे बातें निहित है जो बालक में जन्म के समय उपस्थित रहती है। बालक में इन गुणों का विकास जन्म के समय ही नहीं, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय ही आ जाती है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। बात करते हैं अगली विशेषता की। अगली परिभाषा गिस्बर्ट के अनुसार, ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि प्रकृति का कार्य माता पिता द्वारा संतान में कुछ जैविकीय व मनोवैज्ञानिक गुणों का हस्तांतरण है। यानी कुछ जैविक गुणों का, यहां पर यदि गुणों की जगह विशेषताएं भी आ जाए तो कुछ जगह पर विशेषताएं भी मिलता है। प्रकृति का क्या कार्य क्या है? माता पिता द्वारा संतान में कुछ जैविकीय व मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण है या गुणों का हस्तांतरण है। इन्होंने आगे भी लिखा है, इन्होंने यूं आगे लिखा है कि इन हस्तांतरित विशेषताओं की गठरी को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। ये लो, ये परिभाषा किसने दी है? गिस्बर्ट ने दी है। गिस्बर्ट क्या कहते हैं कि प्रकृति का कार्य, देखिए सामान्यतः नेचर का कार्य, या अपन यूं कहें कि ईश्वर का कार्य, या अपन यूं कह सकते हैं कि एक ऊर्जा जो संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखती है, उसका क्या कार्य है? उसका ये कार्य है कि माता पिता में जो विशेषताएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। अब अपनों ने शारीरिक और मानसिक जो नाम दिया है उसी को ही गिस्बर्ट ने क्या नाम दे दिया? शारीरिक को जैविकीय दे दिया और मानसिक को मनोवैज्ञानिक दे दिया। तो जो प्रकृति है या जो सकारात्मक ऊर्जा है, या अपन सीधी की सीधी बात कहें तो ईश्वर क्या करता है कि माता पिता में जो शारीरिक व मानसिक विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को, यानी सारी की सारी तो नहीं आती, पर उनमें से कुछ विशेषताओं को संतान को दे देता है, यानी संतान को हस्तांतरित कर देता है। अब संतान में जो वो अनेक विशेषताएं जो माता पिता से संतान में आई है, उन अनेक विशेषताओं की वो जो गठरी है, गठरी का मतलब समूह है, उसी को क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम में कहा जाता है। तो इनकी परिभाषा बहुत ही सुंदर है। गिस्बर्ट ने प्रकृति का नाम लेकर दिया है कि ये कार्यकर्ता कौन है? प्रकृति करती है। प्रकृति क्या करती है कि माता पिता के गुणों को और किस में भेज देती है? ये सारा प्रकृति का ही तो कार्य है। प्रकृति ही तो पूरे संसार को या पूरी सृष्टि को चलायमान रखती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकृति है, ये क्या करती है? माता पिता के कुछ गुण बच्चे में डाल देती है। कुछ गुण का मतलब एक गुण तो नहीं होता, समूह है, तो उस समूह को क्या कह देते हैं? गिस्बर्ट कह देते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य चीजों की। यहाँ पर देखिए अपनों ने महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है वो तो यहाँ पर अपनों ने देख ली है। उसके बाद अपन बात करते हैं इन परिभाषाओं के सारांश की, या इसके आधार पर अपन वंशानुक्रम किसे कह सकते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, देखिए इन विद्वानों ने जो बात की है परिभाषाओं की, उनकी मुख्य बातों की, या फिर अपन देखें कि ये जो परिभाषाएं लिखी है अपनों ने 5-6, उन परिभाषाओं को याद कैसे किया जाए। यदि ये देखें तो देखिए सबसे पहले तो अपनों ने डिंकमेयर की परिभाषा देखी। डिंकमेयर ने क्या कहा है?
डिंकमेयर ने सबसे पहली बात तो कही है विशेषताएं, वंशानुगत विशेषताएं, या फिर यूं कह दें जन्मजात विशेषताएं, जन्मजात विशेषताएं। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्व, वंशानुक्रम क्या है? निर्धारक तत्व है। तीसरी बात अपनों ने क्या देखी है? मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति का नियंत्रक। ये जो तीन चीजें हैं ये किसके द्वारा कही गई है? डिंकमेयर की। आप इस शब्द को तीन चीजों में बांट लीजिए, डिंक, मैं, यार, इन तीन चीजों में बांट लीजिए। बांटने का मतलब कि तीन विशेषताएं इसकी परिभाषा में है, डिंक, मैं, यार, यानी इन तीन को अलग अलग प्रकार से जब भी आप डिंकमेयर की परिभाषा बोलें तो आप इस प्रकार से बोलें कि डिंक में यार इसने परिभाषा दी है, तो आपको याद आ जाएगा कि इन्होंने तीन चीजें दी है। कौन कौन सी? जन्मजात विशेषताएं हैं, ये व्यक्ति के विकास का या प्राणी के विकास का निर्धारक तत्व है, और ये वंशानुक्रम ही क्या करता है? मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति को निर्धारित करता है। उसके बाद अपन ने बात की थी डगल्स व हॉलैंड की। डगल्स व हॉलैंड की बात की तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की है वो क्या बताई है? इन्होंने यूं कहा है कि तीन चीजों के एक साथ नाम है, मतलब पहले तीन है फिर तीन है। पहले तीन क्या है? माता पिता, पूर्वज, प्रजाति। ठीक है। और उसके बाद तीन है रचनाएं, विशेषताएं व क्रियाएं हैं। ये बात किसने की है? डगल्स व हॉलैंड की। तो आप यूं याद रखना, माता पिता डगल्स, पूर्वज व हॉलैंड प्रजाति। ठीक है। तो यहां पर आपको तीन चीजें याद रखनी है, डगल्स माता पिता व पूर्वज हॉलैंड प्रजाति। तो यहां पर माता पिता रचनाएं, पूर्वज विशेषताएं व प्रजाति क्रियाएं। हम अपन प्रजाति के कार्यों को करते हैं तो इसलिए प्रजाति क्रियाएं। इस प्रकार से इनको जोड़कर आपको याद रखना है। दो परिभाषाएं याद हो जाएगी, डिंक में यार की जन्मजात विशेषताएं, निर्धारक तत्व, मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति का नियंत्रण। दूसरी बात, डगल्स व हॉलैंड ने तीन चीजों की बात की है, माता पिता, पूर्वज, प्रजाति, रचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं। ये तीन चीजें ही इसमें याद करनी है। ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें कि जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को, पहले पीटरसन की याद कर लेते हैं। तो पीटरसन के नाम की यदि बात करें पीटरसन की, तो पीटरसन का नाम पै से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने यूं कहा है कि वंशानुक्रम को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यानी सबसे पहले तो पै से परिभाषित नाम लिया उसने। और दूसरी बात, पै से इन्होंने यूं कहा है कि पूर्वजों, माता पिता द्वारा पूर्वजों के गुण को हस्तांतरित किया जाता है। तो परिभाषित और पूर्वज, पीटरसन, ये आप याद कर लेना कि पै से पीटरसन, पै से परिभाषित और पै से पूर्वज। ये तीन शब्द जिसमें भी परिभाषा में मिले वहां पर किसकी परिभाषा मानी जाएगी? पीटरसन की मानी जाएगी। परिभाषित, पूर्वज किसकी? पीटरसन की परिभाषा। ठीक है। अब ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो ड्राइवर ने सीधी सीधी बात कही है, यानी ड्राइवर ने, जेम्स ड्रेवर की यदि अपन बात करें तो यहां पर लिख देती हूं, उनकी तो छोटी सी परिभाषा यहां आ जाएगी, जेम्स ड्रेवर। अब ड्रेवर की यदि अपन बात करें तो इन्होंने कहा है विशेषताओं का हस्तांतरण, यानी माता पिता से संतान में विशेषताओं का हस्तांतरण होता है, वही क्या कहलाती है?
वही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। तो ड्राइवर क्या करता है, हमें एक चीज से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो यहाँ पर विशेषताएं एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, इसके अलावा कुछ भी बात इसमें परिभाषा में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने बात कर ली। उसके बाद यदि अपन वुडवर्थ की परिभाषा की बात करें तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, देखिए वर्थ को अर्थ से ले लो, अर्थ का मतलब पृथ्वी, ठीक है, अर्थ, और पृथ्वी मतलब संपूर्ण। बस वुडवर्थ जब आ जाए तो आप एक ही शब्द याद रखो कि उसने संपूर्ण बात कह दी। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने यूं कहा था कि वंशानुक्रम में वे सब बातें निहित है जो बालक में जन्म के समय दिखाई देती है, और वो जन्म के समय नहीं, उसमें जन्म से पहले लगभग 9 माह पहले, यानी गर्भाधान के समय ही उसमें आ जाती है। यानी गर्भाधान से लेकर जन्म तक की सभी विशेषताओं को उन्होंने बताया है। यानी गर्भाधान भी नाम ले लिया और इसके साथ साथ जन्म भी नाम ले लिया। तो इस प्रकार से संपूर्ण बात जहां पर कही गई वहां पर कौन आ जाएगा, वुडवर्थ आ जाएगा। तो वुडवर्थ संपूर्ण, कहां से कहां तक, गर्भाधान से जन्म तक सभी, यानी ये सारे के सारे शब्द जहां पर मिले वहां पर कौन सा माना जाएगा, वुडवर्थ माना जाएगा। उसके बाद अगर अपन अंतिम परिभाषा गिसबर्ड की बात करें, गिसबर्ड, तो गिसबर्ड ने प्रकृति के बारे में बताया है। ठीक है, तो प्रकृति के बारे में बताया और उन्होंने कहा है कि प्रकृति का कार्य है, क्या कार्य है, कि वो माता पिता द्वारा पूर्वजों के कुछ गुण है, जिनमें भी कौन से, इन्होंने स्पेशली ये नाम दिया है जैविकीय और मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक गुण, और इसके साथ साथ इन्होंने एक नाम और दिया है गठरी, गठरी। अब गिसबर्ट गैस से गठरी याद रखो। पहली बात तो गठरी यदि किसी परिभाषा में नाम आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गिसबर्ट की परिभाषा में ही आएगा। ठीक है, पहली बात तो गिसबर्ट की परिभाषा में गठरी आएगा। अब गठरी किसकी है, तो मनोविज्ञान व जैविकीय गुणों की। ये लाता कौन है, प्रकृति लाती है। इस प्रकार से इस परिभाषा को याद रखोगे, गठरी गिसबर्ट, किस चीज की गठरी, जैविकीय व मनोवैज्ञानिक गुणों की, लाता कौन है, प्रकृति लाता है। ठीक है, तो यहां पर डिंकमेयर की परिभाषा, डगल्स व होलैंड की परिभाषा, पीटरसन की परिभाषा, और चौथी इसकी है जेम्स ड्रेवर की परिभाषा, 5वीं वुडवर्थ की परिभाषा और 6ठी गिसबर्ट की। ये 6 परिभाषाएं उम्मीद करती हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी और बहुत अच्छे से याद भी होगी। तो यहां पर आप इस प्रकार से याद कर दीजिए, गठरी गिसबर्ट, संपूर्ण यानी गर्भाधान से जन्म वुडवर्थ, संपूर्ण का मतलब वुडवर्थ, ड्रेवर हस्तांतरण, विशेषताओं का हस्तांतरण, बस इतनी सी बात है उसमें। उसके बाद यदि अपन पीटरसन तो परिभाषित और पूर्वज, पैसे परिभाषित पूर्वज। तो अपन यदि शुरू से लें तो शुरू से पहली परिभाषा अपनों ने कौन सी देखी थी, डिंकमेयर की। तो डिंकमेयर यानी जन्मजात विशेषताएं, निर्धारक तत्व है और इसके साथ साथ मौलिक स्वभाव व जीवन चक्र की गति का नियंत्रण, 3 चीजें। उसके बाद यदि दूसरी परिभाषा की बात करें, दूसरा डिंकमेयर के बाद अपनों ने देखा था किसको, डगल्स व हॉलैंड को। डगल्स माता पिता व प्रजाति, हॉलैंड पूर्वज। डगल्स का मतलब माता पिता व पूर्वज, हॉलैंड प्रजाति, रचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं, ये तीनों चीजें, 2 परिभाषाएं। उसके बाद तीसरी परिभाषा पीटरसन पैसे परिभाषित और पैसे पूर्वज। चौथी परिभाषा वुडवर्थ की या जेम्स ड्रेवर की, ड्राइवर हस्तांतरण, और वुडवर्थ की परिभाषा संपूर्ण, कहां से, गर्भाधान से जन्म तक। और उसके बाद गिसबर्ट गैसिक गठरी, किसकी, मनोविज्ञान व जैविकीय गुणों की, और मनोवैज्ञानिक व जैविकीय गुणों की गठरी कौन लाता है, प्रकृति लाती है, नेचर लाता है, ईश्वर लाता है। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि इन परिभाषाओं में से यदि कोई भी परिभाषा एग्जाम में आ जाए तो आप कहीं भी गलत नहीं करेंगे। तो चलते हैं आगे। अब इन परिभाषाओं में यदि इसमें भी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है,
यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। इसी प्रकार से लिख लीजिए ड्राइवर हस्तांतरण। इस ड्राइवर को आप किस रूप में लिखेंगे? ड्राइवर के रूप में याद कर लेंगे। तो ड्राइवर क्या करता है? हस्तांतरण करता है, एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना माता पिता पूर्वज प्रजाति, रचनाएं विशेषताएं क्रियाएं। और ये डिंक में याद यानी जन्मजात विशेषताएं, निर्धारक तत्व, मौलिक स्वभाव, जीवन चक्र। उसके बाद पीटरसन परिभाषित व पूर्वज, वुडवर्थ संपूर्ण और गिस्बर्ट गठरी। बढ़ते हैं आगे। अब अपन आगे देखते हैं इन परिभाषाओं का सारांश क्या निकला। अगर अपन सारांश की बात करें या अपन देखें कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार दी गई परिभाषाओं के आधार पर वंशानुक्रम का अर्थ क्या रहेगा, तो वंशानुक्रम का अर्थ रहेगा जन्मजात विशेषताएं, जन्मजात विशेषताएं, गर्भाधान के समय से ही, गर्भाधान समय से ही संतान में हस्तांतरण करता कौन है? प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा माता पिता। अपन दो ही शब्द लेंगे क्योंकि पूर्वज सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो प्रकृति द्वारा माता पिता की विशेषताएं बालक में जन्मजात आ जाती है, यानी जन्म के समय आ जाती है। वो कब उसमें शामिल होती है? गर्भाधान के समय से। और किस में आती है? संतान में आती है। ये इसका निष्कर्ष है। या फिर यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो अपन यूं कह सकते हैं कि बालक जन्म के समय कुछ निश्चित विशेषताएं लेकर आता है जो उसे उसके पूर्वजों से प्राप्त होती है। ये इसका निष्कर्ष है। बालक का जब जन्म होता है तो कुछ निश्चित विशेषताएं उसमें होती है। जन्म के समय होती है, इसका मतलब उसने बाहरी वातावरण से तो नहीं ली, क्योंकि वातावरण के संपर्क में तो उसने कोई क्रिया ही नहीं की। तो जन्म के समय बालक में कुछ विशेषताएं होती है और वो विशेषताएं ही क्या कहलाती है? वंशानुक्रम कहलाती है। तो यहां पर अपनों ने सिर्फ इतनी सी बात देखी कि बालक में जन्म के समय ही कुछ निश्चित विशेषताएं होती है जो उसमें उसे पूर्वजों से प्राप्त होती है। ये तो अपनों ने बात की वंशानुक्रम के अर्थ की, अर्थ व परिभाषा की। वंशानुक्रम का अर्थ व परिभाषा। अब अपन बात करते हैं वंशानुक्रम हकीकत में है क्या, या वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से बालक में विभिन्न विशेषताएं आती है। वंशानुक्रम में किस प्रकार से बालक में विशेषताएं आती है। देखिए, मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना होता है। मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना होता है। पुरुष में भी अनेक कोशिकाएं होती है और महिला में भी अनेक कोशिकाएं होती है। पुरुष में एक कोशिका होती है जिसे पितृ कोशिका कहते हैं,
और महिला में एक कोशिका होती है जिसे मातृ कोशिका कहते हैं। इस पितृ कोशिका में भी 23 गुणसूत्र होते हैं और इस मातृ कोशिका में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। ये 23 गुणसूत्र ये मिलकर 23 जोड़े गुणसूत्र बना लेते हैं और इन 23 जोड़े गुणसूत्रों का जो सम्मिलित योग है उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त कोश कहा जाता है, या अपन यूं कह सकते हैं संयुक्त कोशिका कहा जा सकता है। अब ये जो सभी गुणसूत्र होते हैं, इन सभी गुणसूत्रों पर जीन्स होते हैं, जीन विद्यमान होते हैं। ये जीन से ही क्या होते हैं? वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। अर्थात ये जो है वो परंपरागत विशेषताओं को लिए हुए होते हैं, परंपरागत विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। ये जीन्स ही परंपरागत विशेषताओं को लिए हुए होते हैं और एक गुणसूत्र पर अनेक जीन्स होते हैं जो कि परंपरागत विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। अब ये ही वाहक होते हैं, अर्थात ये ही माता पिता के माध्यम से संतान में गुणों को वाहित करते हैं या हस्तांतरित करते हैं। अब ये जो गुणों का हस्तांतरण होता है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहां पर यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये जो जीन्स होते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जीन्स जो परंपरागत विशेषताएं लिए हुए होते हैं, अर्थात जो विभिन्न गुण, पूर्वजों के गुण लिए हुए होते हैं, वो ही संतान में जो है वो उन गुणों को हस्तांतरित करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे की क्रिया को समझते हैं। मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना होता है। उन्हीं कोशिकाओं में से पुरुष में जो कोशिका होती है एक, वो पितृ कोशिका होती है, महिलाओं में एक मातृ कोशिका होती है। ठीक है। उसके बाद जो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े, उन गुणसूत्रों में प्रत्येक गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन्स होते हैं और वो जीन्स ही क्या होते हैं? वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। हम यहां पर अब अपन बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया से अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो ही वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमें किस चीज का ज्ञान करवाती है? कि जीन्स है वो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। अर्थात जीन्स द्वारा ही माता पिता की विशेषताएं या पूर्वजों की विशेषताएं संतान में आती है या संतान में हस्तांतरित होती है, इस प्रकार से वंशानुक्रम जो है वो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। अब ये चीजें जो है वो बालक में जन्म के समय ही आ जाती है। अब कुछ विशेषताएं जिनको यूं कहा जाता है ना कि बालक में जन्म जाता है, वो जन्म से ही लेकर आया है, तो ये सारी की सारी विशेषताएं कौन सी होती है? वंशानुक्रम की विशेषताएं होती है। अर्थात इन्हें ही क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहा जाता है। अब इनमें विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं, विभिन्न प्रकार के शारीरिक गुण भी होते हैं, शारीरिक विशेषताएं भी होती है, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की मानसिक विशेषताएं भी होती है।
अब ये जो शारीरिक विशेषताएं और मानसिक विशेषताएं होती है, ये बालक के विकास का निर्धारण करती है। बालक के विकास का निर्धारण करती है। कैसे? यदि बालक शारीरिक रूप से मजबूत है, स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वह आगे जाएगा, यानी उसका विकास बहुत अच्छा होगा। और यदि बालक शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो सामान्य बालक से पिछड़ जाएगा। उसी प्रकार से यदि मानसिक रूप से बालक बुद्धि लब्धि की यदि अपन बात करें तो इसकी बुद्धि लब्धि या इसका आईक्यू लेवल यदि 80-90 से कम है तो, और इसका यदि आईक्यू लेवल 120 प्लस है, तो इस बालक की तुलना में ये बालक है वो बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगा। मान लीजिए ये दोनों चीजें भी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए ये एक बालक है वो 120 आईक्यू लेवल वाला है, परंतु वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो यहाँ पर है वो बालक स्वस्थ नहीं होने के कारण चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो अपनी मानसिक अवस्था के आधार पर अपना विकास नहीं कर पाएगा, अर्थात वो उतना अपना विकास नहीं कर पाएगा जितना उसकी आईक्यू के अनुसार या उसकी बुद्धि के अनुसार उसका होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें भी यहाँ पर उसको प्रभावित करती हैं। इसके बाद यहाँ पर आज की क्लास में अपनों ने सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रम का अर्थ व परिभाषा देखी है, साथ साथ अपनों ने ये भी समझा है कि वंशानुक्रम बालक को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें आती है वो वंशानुक्रम की सिद्धांत है या वंशानुक्रम के कुछ नियम भी है, उन चीजों पर भी अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि याद रखिए वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध आपके सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है रीट की एग्जाम के लिए। तो देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।